नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन के बीच की। यहां पर तनाव घटाने में एक और अहम कामयाबी फिलहाल मिली है। लद्दाख के गोगरा क्षेत्र में भी दोनों तरफ की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस लौट आई हैं। दोनों तरफ बनाए गए अस्थायी ढांचे हटा लिए गए हैं। 4-5 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी हुई। 31 जुलाई को चुशूल में हुई बातचीत में इस समझौते पर मुहर लगी थी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, एक बड़ी कामयाबी समझे इसे? राजीव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी कादम्बिनी, देखिए बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, खासतौर से दोनों देशों के बीच में। जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में आपको याद होगा कि हालात खराब हुए थे, दोनों देशों के बीच सेनाएं आमने सामने आ गई थी, शुरुआत हुई। और खासतौर से पेगंग के बाद ये दूसरी बार है कि जो गोगरा इलाके से अब हालांकि सेना हट रही है। हालांकि वहां पहले भी बहुत ज्यादा सेना तैनाती थी, एक प्लाटून लेवल की सेना तैनात थी, अब वो हट रही है। धीरे धीरे कह सकते हैं कि विश्वास का माहौल बढ़ रहा है और यह विश्वास माहौल बढ़ के जो है आगे अब हॉट स्प्रिंग में लागू होगा। वहां भी बहुत ज्यादा सेनाएं नहीं तैनात है और उसके बाद देवतांग में होगा जहां पर सेनाएं आमने सामने। और बाद में जाके उम्मीद की जानी चाहिए कि अप्रैल पहले वाले जो पोजीशन थे जहां चीन की सेना पहले तैनात थी, अब वो फिर से वापस चली जाएगी। बहुत मुश्किल से ये विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। तो 12वें दौर की जो बातचीत हुई थी चीन के इलाके में, जो बातचीत हुई गोल्डो इलाके में, उसका ये नतीजा है। जी जी राजीव, काफी ज्यादा इलाका जो है वहां पर हमने घुसपैठ देखी थी। अब कितने इलाके बाकी रहते हैं इस पीछे जाने की प्रक्रिया डिसएंगेजमेंट के बाद, जहां से चीनी सेना को पीछे हटना है? देखिए अभी भी कई सारे इलाके हैं जहां पर सेनाएं आमने सामने हैं और विश्वास का माहौल जिसको ये कहिएगा कि पहले की तरह बहाल हो गया है, वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए जरूरी है कि खासतौर से जो पेंगुइन इलाके में जो चीनी सेना है पहले अपनी फिंगर 8 वाली जगह पर चली जाए। जब तक वो नहीं जाती है, और उसके अलावा हॉट स्प्रिंग की बात कीजिए, वहां भी चीनी सेना अपनी पुरानी पोजीशन में गई है, देवतांग इलाके में है। और धीरे धीरे अगर सीमा की बात करें, चाहे अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें, जहां गाय बगाए अतिक्रमण की बात सामने आती है, तो धीरे धीरे चीन को अगर वाकई में चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हो, पहले जैसे विश्वास का माहौल हो, उसके लिए जरूरी ये है कि उसकी जो सेना है अपनी पुरानी जगह पर चले जाए, भारत उस पर यकीन कर सके। फिलहाल स्थिति है कि दोनों देशों की सेनाएं कई जगहों पर आमने सामने है। 50,000 से ज्यादा चीनी सैनिक तैनात हैं। राजीव, एक और चीज यहां पर समझना चाहेंगे कि क्या बफर जोन जो है दोनों सेनाओं के बीच, वो अब पहले से ज्यादा हो गया है या पहले के प्रकार ही है, उतना ही इलाका है? देखिए अब वहां सेनाएं बहुत ज्यादा सतर्क हैं। खासतौर से जिस तरह से शुरुआती दौर में अगर आप याद करें, 1.5-2 साल पहले आप याद करें, जिस तरह से अप्रैल महीने में चीनी सैनिक अभ्यास के बहाने आए थे और पूर्वी लद्दाख के इलाके में जमा हो गए थे, तकरीबन 50,000 के सैनिक जमा हो गए थे। उसके बाद भारतीय सैनिक जब अलर्ट हुए और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय सैनिकों में जमावड़ा बढ़ा और सेना ने अपने जो हथियार की बात करें, टैंक की बात करें या फाइटर की बात करें, वो तैनात किए। तो कह सकते हैं कि अब मुकाबला जो है काफी ज्यादा एक बराबरी के पोजीशन में, खासतौर से जो पूर्वी लद्दाख के इलाके की बात करें, जिस तरह से अगर आपको ध्यान में होगा कि शुरुआत से चीन ने जरूर बढ़त ली थी चीनी सैनिकों ने, लेकिन उसके बाद 29 और 30 अगस्त की रात को जिस तरह से जो पूरा जो फिंगर इलाका है, जिस तरह से जो भारतीय सैनिकों ने जो रणनीति अपनी मजबूत बनाई थी, जगह बनाई थी, उसे चीन भी चौंक गया था। तो अब चीन के लिए भी जरूरी ये होगा कि अपने सैनिकों को उतनी ऊंचाई पर बहुत ज्यादा देर तक वो तैनात नहीं रह सकता है। इसके लिए जरूरी ये है कि चीनी सैनिक भी पीछे हैं और भारतीय सैनिक भी पीछे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे सेना ने ये जानकारी दी है कि ये डिसएंगेजमेंट गोगरा में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कई इलाके बाकी हैं और यहां तक पहुंचने में भी 1 साल का वक्त लगा है। और बात राजनीति की, किसानों के संसद में आज विपक्षी दलों के सांसद जंतर मंतर गए और वहां चल रही कार्यवाही को देखा। जंतर मंतर पर यहां पर अनूठा नजारा देखा। किसानों ने संसद लगा रखी थी और असली सांसद नीचे बैठे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रही संसद में 14 दलों के ये सांसद पहुंचे थे। विपक्षी सांसदों ने कहा कि आज नहीं तो कल सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा।
यहाँ पर आप लोग विपक्षी दल आके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग 14 दिन का ऊपर हम लोग पार्लियामेंट में फार्म लॉस का ऊपर, किसान का मुद्दे का ऊपर बात करना चाह रहे हैं, डिस्कशन चाह रहे थे। और पेगासस स्कैंडल का ऊपर डिस्कशन चाह रहे थे, प्राइस राइसेस का ऊपर डिस्कशन चाह रहे थे। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये सरकार खुद का अपना एजेंडा चलाने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग किसान 1 साल से सड़क में बैठा है दिल्ली का बॉर्डर में। यहाँ किसान संसद एक हफ्ते के ऊपर चल रही है। इसलिए हमारा सपोर्ट और हम लोगों का मॉरल सपोर्ट उनका दिखाने के लिए हम लोग यहाँ किसान संसद में आए थे, उनका सुने हैं और उनका बात भी सुनने के लिए मौका मिला। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद जो है दर्शक गैलरी में बैठे हुए हैं और किसान संसद जिसको नाम दिया गया, किसान लोग अपनी बात सुन रहे हैं। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मीन्स हम लोग सुनने के लिए तैयार है। और ये डिफरेंस है हमारा मोदी और आरएसएस का। हम लोग सुनने के लिए तैयार है दूसरों का, हमारा ऊपर भी क्रिटिसाइज किए थे, कोई बात नहीं है, बट सुनने के लिए तो लोकतंत्र में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन की बात नहीं चलेगा, लोगों का बात भी सुनना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप यहाँ भी किसान संसद में बोल रहे हैं, बॉर्डर पर भी बोल रहे हैं, संसद के अंदर भी आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? सरकार तो करे, कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार घमंड का ऊपर बैठी है और ये कैसे भी घमंड में लोकतंत्र सिस्टम पे घमंड में कोई भी चीज़ नहीं चलता है। लोग इनका सही पनिशमेंट देंगे, लोगों का आवाज़ उठने लगेगा और ये दबाने के लिए कितना भी कोशिश करेंगे, इनका एक दिन का इनका हार होगा। वो और किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि ये किसानों की नहीं बल्कि कॉरपोरेट की सरकार है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। जो संसद बैठी पहली बार ऐतिहासिक हुआ, यहाँ पर किसान अपनी बात रख रहे हैं, चुने हुए संसद सदस्य आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, यही तो ये संसद जो है, इस संसद के दबाव से ही वो साथ में जो पार्लियामेंट है भारत का, वहाँ 3 फार्म लॉज के लिए बहस हो रही है, पेगासस के लिए हो रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर हो रही है। और ये जो बहस हो रही है ये इसी संसद की एक लगातार होने से उसका एक प्रेशर है, मॉरल प्रेशर है सांसदों के ऊपर। और उसी मॉरल प्रेशर के चलते हुए इस संसद में एज विजिटर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सांसद हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ के सांसद हैं, वो आज आए हैं, एज विजिटर बैठे हैं यहाँ। उन्होंने ऑब्जर्व किया और जब वो आए कोइंसिडेंटली उसी समय हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो रखा और उस पर डिस्कशन भी उन्होंने सुना और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक संसद बन चुकी है। लेकिन मोदी सरकार पर आप लोगों ने काफी गंभीर आरोप लगाए यहाँ पर। अरे मोदी सरकार तो 8 महीने या 10 महीने से आरोप लगा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर। आप लोगों ने आरोप लगाए? हमने तो लगाए हैं। हमने तो किसान विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हर वर्ग के विरोध की सरकार है। ये लोगों को लड़ा के यहाँ फिरकू दंगे करवाना चाहती है। और इसलिए हम इसीलिए तो खास करके किसान संघर्ष और किसान मुद्दों को लेकर हमने उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है। लगता है कि सरकार को जो कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। अभी आपकी बात सुन रही है ना, यहाँ की बात सुन रही है ना, वहाँ की बात सुन रही है। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, हमारा संवाद है, हमारा संघर्ष है, हमारा ये संघर्ष लगातार चल रहा है। हम अपने मुद्दों के ऊपर खड़े हैं। अभी सरकार हट्टी है, जिद्दी है, डिक्टेटर है, फासिस्ट है, उसको क्या बोले? नहीं सुन रहे तो हम अपने। किसान तो अपने हैं ना, तो सरकार कहती है कि हम किसानों के हैं। कहाँ है किसानों के? अगर किसानों के तो हमें इतनी सर्दी में, गर्मी में, तूफान में, इतना पानी में, इतनी बरसात आई, उनको हम बैठने देते वहाँ। वो किसानों की सरकार नहीं है, कॉरपोरेट्स की सरकार है। ये तो दर्शन पाल जिनका ये कहने की जो सरकार जो है भले कुछ दावा करे, लेकिन असल में जो सरकार है ये कॉरपोरेट की है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून को खत्म करने जा रही है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल आज पास हो गया। इसके चलते ही कैन और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा किया था और इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। हंगामे के बीच बिल पास कराने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ही चर्चा नहीं होने देना चाहता। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। दोबारा 2011 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल को भी ऐसे जल्दबाजी में पास करवाए, दबदबाव में। और माननीय कपिल सिब्बल जी
एडमिट भी किए हाँ हम जल्दबाजी में पास किए हैं। सो जब इनका रिकॉर्ड इतना है, जब इधर बार बार सरकार में चाहे वो पीयूष गोयल जी हो राज्यसभा से या प्रहलाद जोशी जी हो, बार बार मांग रहे हैं कि आ जाओ हम बात करने के लिए तैयार हैं, फिर भी हमें बोलते हैं दबाव में पास कर रही हूँ। थोड़ा उनका रिकॉर्ड भी निकाल कर देखें। Of course we are ready for discussion, but not after a minister is coming and standing and saying, I'm reading, I'm coming and standing and explaining, and ask any number of clarificatory questions. शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने कोरोना संकट के चलते स्कूलों के बंद होने से खासकर गरीब बच्चों की पढ़ाई पर हो रहे असर को कम करने और स्कूलों को दोबारा खोलने की योजना पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को सौंप दी है। समिति के चेयरमैन विनय सहस्त्रबुद्धे से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के चेयरमैन विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। आपने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ब्रिजिंग द लर्निंग गैप आज पेश किया है संसद में। लॉकडाउन के दौरान जिन बच्चे ने सफ़र किया है, क्या सबसे मेजर रिकमेंडेशंस आपने किए? बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं और जो इस विषय के विभिन्न पहलू हैं, टेक्नोलॉजी इक्विप करने से लेकर छात्र, अभिभावक, उनके शिक्षक और स्कूल प्रशासन, इन सबके सम्मुख जो चुनौतियां खड़ी हुई है, इनका एक समेकित आकलन लेते हुए, कई लोगों के साथ बात करते हुए हमने अपनी अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस दी है। मगर 2 रिकमेंडेशंस में यहाँ कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस दृष्टि से हर जिले के शहरी स्थानों में एक और हर तहसील के ग्रामीण स्थानों में एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो अभी मौजूदा है, उसी को टेक्नोलॉजी से इतना इक्विप किया जाए कि वो इस तरीके के पैंडेमिक में भी घर बैठे छात्रों को अपने स्कूल के माध्यम से पढ़ाने की स्थिति में आए, जिसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा कहेंगे। तो ये अगर होता है तो एक उदाहरण लोगों के सम्मुख आएगा और फिर ऐसी पैंडेमिक जैसी स्थितियाँ जब भी आएगी तब हम आज से अधिक सन्नद्ध रहेंगे। दूसरी बात हमने ये भी कही है, बहुत सारे सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा है और हमारा ये मानना है कि सरकार ने डिजिटल स्कूल्स के लिए भी थोड़ा अधिक आवंटन करना चाहिए। देयर शुड बी मोर फंड्स एलोकेटेड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। सैटेलाइट टीवी का भी इस्तेमाल की बिल्कुल, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट फीचर विच वी हैव ट्राइड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स दैट देयर इज ए वेरी एफिशिएंट सैटेलाइट मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर अस। एक आखिरी सवाल सर, क्या स्टेट्स ने आंकड़ा शेयर किया कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं 1.5 साल से? आंकड़े तो शेयर किए हैं, मगर वो अभी केंद्रीय सरकार भी अपनी पद्धति से एक रिपोर्ट बना रही है, तो तब तक उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज एमएनएस नेता राज ठाकरे से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस के व्यवहार पर बात की। पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे का कहना है कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बात आचरण में भी आना जरूरी है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी जमीनी स्तर पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र की जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बीजेपी और एमएनएस में कुछ इसी तरह की दोस्ती पक रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की 2 दशकों की दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी को भी एक दूसरे दोस्त की जरूरत है और शिवसेना और एमएनएस में जो आपसी विवाद है उसके लिए एमएनएस की जो जमीन धीरे धीरे खसकती चली जा रही है, तो उसे भी एक अदद दोस्त की दरकार है। लिहाजा दोनों में एक दूसरे के साथ आने की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है और इसी के तहत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यहाँ कृष्ण कुंज में आकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से तकरीबन 50 मिनट मुलाकात की। हालांकि इन दोनों की दोस्ती के बीच जो सबसे बड़ी बाधा है वो है उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस की अब तक का व्यवहार, एमएनएस की नीति। ये अलग बात है
कि पिछली जब मुलाकात दोनों में हुई थी नासिक में, तब राज ठाकरे ने, ऐसा चंद्रकांत पाटिल का कहना है, कि कहा था कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है, वो चाहे तो इसके लिए वो अपना एक वीडियो भाषण का भेज सकते हैं जिसे सुनकर वो समझ सकते हैं। तो चंद्रकांत पाटिल ने वो भाषण देख भी लिया है और उसके बाद ही आज उन्होंने मुलाकात की। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि कहने और करने में अंतर होता है, तो जो कह रहे हैं वो आचरण में दिखना चाहिए। इसी हिसाब से ये यहाँ पर ये बैठक हुई थी। तो क्या राज ठाकरे ने चंद्रकांत पाटिल को भरोसा दिलाया कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है, रहेंगे? चंद्रकांत पाटिल कहना है कि वो इतने बड़े नहीं हैं कि राज ठाकरे से कुछ भरोसे की बात कर सके। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, अब इनके ऊपर है कि क्या व्यवहार आगे किस तरह से करते हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। दोनों को मुंबई में एक साथ आने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जल्द ही बीएमसी का चुनाव होने वाला है और सीधी जो टक्कर होगी वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में होगी। लिहाजा इतना जरूर है कि कहीं न कहीं जो असंभव से दिखती दोस्ती बीजेपी और एमएनएस में, वो कहीं आकार लेती दिख रही है, जैसा कि उनका कहना है कि ये आरंभ है। ये अलग बात है कि चंद्रकांत पाटिल भले ही कहें कि यह सदिच्छा भेंट है, लेकिन बंद कमरों में इसी तरह की सदिच्छा भेंट दोस्ती और दुश्मनी का कारण बनती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर एनसीपी का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत है और ये उनका आपस का मामला है। क्या मनसे बीजेपी के साथ समझौता करना चाहती है या बीजेपी मनसे के साथ करना चाहती है? ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आ रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल जी अलग कहते हैं, देवेंद्र जी अलग कहते हैं, कोई नेता अलग बयान देता है, हमें लगता है कि किसी भी दलों का गठबंधन ये उनका अधिकार है। अगर करना है तो स्पष्ट रूप से करे, उससे उनका अधिकार है, उस पर कोई आपत्ति जता नहीं सकता। क्या देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई? केंद्र ने राज्यों से इसकी जानकारी मांगी थी, जिसे लेकर अब तक 13 राज्यों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। इनमें 12 राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कही है। वहीं पंजाब ने 4 मौत को सस्पेक्टेड डेथ माना है। संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के बाद मचे बवाल के बाद राज्यों को ये डेटा साझा करने के निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए थे। सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र के दौरान ही राज्यों में ऑक्सीजन से हुई मौत का आंकड़ा संसद में रखा जाए। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। जवाब जो है वो 27 जुलाई को तलब किया था स्वास्थ्य मंत्रालय ने। 9 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वो ऐसे राज्य हैं जहां से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। और ये जवाब का इंतजार इस वजह से भी है क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर राज्य सरकारें किस हद तक आंकड़ों को लेकर साफ कोई दिखा पाती है, क्योंकि हमने वो सब कुछ सच देखा उस वक्त में दूसरी लहर के दौरान। जो जनता भुगत रही थी, जो जिंदगियां सिसक रही थी, दम तोड़ रही थी, जो शोर शराबा था, जो कतारें लगी हुई थी ऑक्सीजन के लिए, वो सारी चीजें हमने रिपोर्ट की। लेकिन बावजूद इसके अब तक देश के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं और राज्य सरकारों के पास कि आखिर उनके राज्य में कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है। और यही वजह है कि संसद में दिए गए बयान को 20 जुलाई को जो बयान दिया गया था, उसके बाद जब बवाल मचा, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पे लोगों की संवेदना से जुड़ा मामला है, जहां पे लोगों ने देखा है कि कैसे लोग जिंदगियां सिसक रही थी, कैसे लोग रात रात भर लाइन में लगे हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, और वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। पूरी एक टीम भी बनाई गई थी। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर राज्य सरकार किस तरीके से जवाब देते हैं, और केंद्र सरकार भी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय, वो कोशिश ये कर रहा है कि जिस तरीके से उस पर सवाल उठे उसका जवाब तलाशा जाए। और यही बड़ी वजह है कि राज्यों से वो आंकड़े मांगे गए हैं कि आखिर आपके राज्य में कितनी डेथ हुई है। झारखंड शिक्षा परिषद की ओर से जारी 12वीं के रिजल्ट से नाराज छात्र छात्राएं पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज धनबाद पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सामने प्रदर्शन करने छात्रों का एक जत्था पहुंच गया। वे मंत्री से मिलने की जिद पर अड़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में कुछ छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं।
सरकार ने खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब इस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। पहले इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए ये फैसला लिया गया है। बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि खेल का अवार्ड खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न भी मिलना चाहिए। हमारे साथ मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर जो कि बीजेपी सांसद हैं मौजूद हैं। गौतम जी, अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी ने घोषणा की है कि जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है हमारे यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, उसका नाम अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जनता की भावना को ध्यान में रखकर किया गया है। देखिए, ये चीज़ बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी। कई साल पहले जब खेल रत्न अवार्ड शुरू हुए थे तभी किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए था। और इनसे बड़े खिलाड़ी तो हमारे देश की हिस्ट्री में नहीं हुए जिस तरीके की इनकी अचीवमेंट रही है। ये मोदी सरकार ने फैसला लिया, इसका पूरा देश समर्थन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है इससे पूरा देश बहुत खुश रहेगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था? देखिए, विवाद खड़ा करने के लिए तो हर चीज़ में विवाद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर खेल अवार्ड खिलाड़ी के नाम पे नहीं होंगे तो किसके नाम पे होंगे? और इससे बेहतर फैसला हो नहीं सकता, इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती। जिस तरीके से हॉकी का रिवाइवल हुआ है, जिस तरीके से 41 साल बाद हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में, महिलाओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। एक अंत में सवाल, ये भी मांग लंबे समय से की जाती है कि जिस तरह का कंट्रीब्यूशन हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद का रहा है, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल, और शायद उनको सबसे पहले मिलना चाहिए था, लेकिन आई होप कि आगे जाके उनको भी भारत रत्न मिलेगा, क्योंकि जर्मनी को ब्रॉन्ज मेडल का मैच हराने के बाद भारत एक ऐसा देश है जो सबसे आगे निकल गया ओलंपिक मेडल्स में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया इतिहास रचने से चूक गए। बजरंग पूनिया को 65 किलोग्राम के सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इस सेमीफाइनल मैच में अजरबैजान के हाजी अलियेव ने पूनिया को 12-5 से शिकस्त दी। अब बजरंग कल आरओसी यानी रूस के राशिदेव से कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगे। बजरंग ने सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत बेहतर तरीके से की और 1 अंक हासिल किया, लेकिन इसके बाद अलियेव बजरंग पर बुरी तरह भारी पड़े और मुकाबला अपने नाम कर लिया। बजरंग पूनिया के माता पिता का कहना है कि हार जीत चलती रहती है, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम इस वक्त बजरंग के घर पर हैं। बजरंग की माता जी ने अभी भगवान के हाथ जोड़े हैं। माता जी प्रार्थना कर रही थी कल के मैच के लिए। हाँ, कर रही भाई, जब प्रार्थना कर रहा है भाई। कल के लिए प्रार्थना कर रही थी। हाँ, भगवान से कहा कल मेडल जिता के भेजना बेटे को। हाँ, मेडल भेजेगा भगवान, सारा काम करेगा, भेजेगा भाई, भेजेगा, आज भेजेगा। तो आप आज शाम को बजरंग से बात करेंगे फोन पर? हाँ, सब बात करा, जब सोआ ना सोआ भाई आऊँ करवाऊंगी बात। तो क्या कहेंगे बजरंग से आज बात करेंगे तो? बस क्या कहनी है भाई, कोई नहीं, 2 लड़ी में एक पड़े आए करे, कोई बात कोई, आप लोग मुद्दे मन मत करिए ना। यही कहेंगे मन छोटा ना करें। हाँ, तो कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हाँ, अभी बस ये बजरंग की माँ है जो प्रार्थना करके आई हैं। मंदिर में थी, मंदिर गई और प्रार्थना किया। आज भले ही बजरंग हार गए हों, लेकिन इनका कहना है कल वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि कल जब वापस से गेम हो कल, तो बजरंग देश के लिए मेडल लेके आए। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक महाकुंभ में खेले गए कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय महिला टीम पदक से भले ही चूक गई, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प था। भारतीय हॉकी टीम ने एक समय बहुत ही शानदार खेल दिखाया और 0-2 से पिछड़ने के बाद उसने 3-2 से बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन आखिरी क्वार्टर में ब्रिटेन को एक के बाद एक मिले लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नरों में गोल बदलते हुए मैच बराबर किया और फिर एक और गोल करके भारत को बैकफुट पर ला दिया। और महिला हॉकी टीम की हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनका हौसला बढ़ाया। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया
कर रहे थे, आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पूरा गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। देखो बेटे जी, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you very much. Namaste. ये खिलाड़ी आज जिस मुकाम पर पहुंचे उसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष है। बहुत से खिलाड़ी गरीब परिवार से आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी खिलाड़ियों को 50 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। आज भारत की टीम ब्रिटेन की टीम के साथ जो खेल खेला है, बहुत ही एक रोमांचक ये खेल रहा। दोनों टीमें लगभग बराबर थी, बहुत कम अंतर से और ब्रिटेन की टीम जीत पाई है। फिर भी मैं हरियाणा की जो हमारी 9 खिलाड़ी इस टीम में थी, सब बहुत ही प्रशंसा लायक हैं। हमारी भारत की टीम बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, संजीदगी के साथ और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। मैं आज हरियाणा की जो 9 खिलाड़ी, इसके अंदर जिसमें कैप्टन रानी रामपाल भी इसके अंदर खेल रही थी, मैं आज हरियाणा की सभी जो 9 खिलाड़ी हैं, इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्की टीम ने अटैकिंग हॉकी खेली। आज शानदार उनका प्रदर्शन रहा, ये कहा उन्होंने। टीम ने अटैकिंग हॉकी जो हम बात करते हैं, प्रेशर जो करके हम रख के जो खेले हैं, एक्सलेंट हॉकी खेले हैं। हम फॉरवर्ड एक्सेल, हम वंदना की बात करें, डिफेंस में सलीमा की बात करें, रानी, नवजोत, नेहा, सबका कंट्रीब्यूशन एक्सेलेंट रहा है। डिफेंस में दिग्गज एक का, और आज का मैच में देखिए, आज गुरजीत काफ़ी अच्छा उन्होंने 2 गोल दागे। मुंबई के जुहू में समंदर किनारे पानी में कुछ दिनों से तेल जैसा पदार्थ दिखना शुरू हुआ है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ये काला तेल जैसा पदार्थ रेत पर फैल रहा है, जिसे जुहू बीच पर बीएमसी ने कर्मचारियों से साफ कराया है। हालांकि समुद्र में ये तेल आया कहां से, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा। मुंबई के जुहू बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑयल स्पिल है उसका असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। जुहू बीच के आप कई किलोमीटर पर आप देखेंगे कि इस तरह से जो आप ऑयल स्पिल का जो असर है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है।
हालांकि बुधवार और गुरुवार की तुलना में अगर बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर असर कम है। उसकी वजह एक ये भी है कि बीएमसी की ओर से यहाँ पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके वजह से पहले की तुलना में हालात काफ़ी सुधारे गए हैं, उसको साफ़ किया गया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये काले स्पॉट्स टाइप जो दिख रहे हैं आपको, ये वही ऑयल स्पिल्स का असर जो है जुहू बीच पर देखने मिल रहा है। और जहाँ तक आप देख सकेंगे वहाँ तक इसी तरह से हालात आपको देखने मिलेंगे। 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही इंडियन कोस्ट गार्ड ना ही मरीन अथॉरिटी की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर इस ऑयल स्पिल की वजह क्या है, कहाँ से ये पूरी जो हालात है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सफाई का काम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जारी है। और ये भी नहीं पता है कि ऑयल स्पिल क्या किसी वेसल कैरिंग ऑयल से कोई एक्सीडेंट से हुआ या कोई ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग साइट्स में कहीं पर कुछ हुआ। बीएमसी की ओर से यहाँ पर कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि बीच को साफ़ किया जा सके। और यहाँ पर हालांकि लोग आपको दिखेंगे साफ़ सफाई करते हुए, और काफ़ी समय तक अगर कल की तुलना में बात करें तो काफ़ी कुछ सुधारा ज़रूर गया चुका है, लेकिन अब भी यहाँ पर ऑयल स्पिल देखने मिलेगा। आप ये तेल साफ़ करने का काम कर रहे हैं क्या? एक मिनट इधर आइए। तो कल की तुलना में कम हुआ है? कल इससे ज़्यादा था? कल से ज़्यादा था। हाँ, अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो लगातार हो ही रहा है क्या? हाँ। कब से कर रहे हैं आप लोग सफाई का काम? लोग सुबह कर दो, ये 2 महीने से कर रहे हैं। नहीं, अभी ये ऑयल स्पिल का कब से कर रहे हैं? आज से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं? कल से कर रहे हैं। कल से कर रहे हैं। तो जो तेल का जो रिसाव है जिसके वजह से इसे होने की बात की जा रही है, इसका असर अशोक सर आपको बताएंगे कि जहाँ तक आप बीच पर देख सकेंगे वहाँ तक आपको इसी तरह से ऑयल स्पिल देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जुहू बीच है, जो काफ़ी प्रसिद्ध बीच है मुंबई का, वहाँ पर ऑयल स्पिल का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। सफाई ज़रूर की जा रही है, बीच को साफ ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन यह ऑयल स्पिल आया कहाँ से, इसकी वजह क्या है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सुमित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।